नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए शमीक मोहत्रा दादा और बहुत सारी न्यूज़ है जो कवर करनी है ममता बनर्जी के साथ। ये जो सोने की लंका बना रखी थी उन्होंने, उसमें धीरे-धीरे और कुछ बुलडोज़र्स के साथ भी, क्योंकि मैं देख रही हूँ हर तीसरे दिन बुलडोज़र की रेल चली आ रही है यूपी से इधर वेस्ट बंगाल की तरफ। ट्रेन्स में भर-भर के भेजे जा मतलब ट्रेन्स के जो रेल की पटरियाँ हैं उसके ऊपर भर-भर के भेजे जा रहे हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेस्ट बंगाल में इस वक्त सबसे मजेदार चीजें क्या हो रही हैं और किस तरीके से ममता की सोने की लंका पे वार शुरू हो चुके हैं। दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। को भी मेरी तरफ से वेरी वार्म वेलकम, दर्शकों को वार्म वेलकम। और खुली हवा में सांस लेने का जो अनुभव होता है वो पहली बार शायद पिछले 40-50 सालों में लोगों को मिल रहा है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे तो एक नया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चालू हो गया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जेसीबीज। तो सिर्फ बुलडोजर नहीं, जेसीबीज भी आ रहे हैं और वो भारतवर्ष के कोने कोने से आ रहे हैं। ट्रेन्स में भर भर के, रेक्स में भर भर के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलएज हैं वो इस वक्त तत्पर हैं 3 कार्यों में। नंबर 1, जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो इलीगल शॉप्स हों, इलीगल स्कूल्स मदरसे हों या इलीगल बिल्डिंग्स हों, उन सब की अच्छी तरह से मरम्मत करके वहां पे सपाट जमीन बनाने का कार्यक्रम चालू है। नंबर 1 ये। कुछ लोग रो रहे हैं बैठ के, देखो बेचारे लोगों का, गरीब लोगों का छीन गए। यहाँ पे कोई गरीब लोग नहीं, जितने लोगों का ये इनका ये जो सारा इलीगल शॉप्स सड़कों को ऑक्यूपाई करके, सड़कों में बहुत डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करके ये सब करना, ये सिर्फ कलकत्ते में नहीं हो रहा है, ये पूरे पूरे पश्चिम बंगाल में हो रहा है। चाहे आप कहीं चले जाए, आप आसनसोल जाएं, फिर दुर्गापुर जाएं, उत्तर में सिलीगुड़ी आए, जलपाईगुड़ी जाएं, कहीं भी जाएं, आपको यही नजर आएगा, यही नजारा। नंबर 2 क्या हो रहा है? नंबर 2, जितने भी हमारे मंदिर वगैरह बंद थे, बंद करके रखा गया था जबरन, उनको खोला गया है। सबको वो दुर्गापुर में और आसनसोल इसके बारे में पता है। वो आसनसोल में तो वो फेमसली एक दुर्गा मंदिर है, दुर्गा बाड़ी, जिसको बंद करके रखा था क्योंकि उसके चारों तरफ रोहिंग्यों की बस्ती बसी हुई थी। तो वो बेचारे ऑप्रेस्ड हो जाएंगे हमारे मंदिर के खुलने से। तो हाँ, उन्होंने फिर से प्रोटेस्ट भी किया। तो एक कॉम्प्रोमाइज किया गया क्योंकि कोई वायलेंस नहीं चाहता, वायलेंस तो ये करेंगे ही। वो कॉम्प्रोमाइज ये था कि चलो सुबह का 4 घंटा और शाम का 4 घंटा खुलेगा, लेकिन जो बंद पड़ा हुआ था वो स्थिति समाप्त है। फिर तीसरा जो कार्य हो रहा है वो ये हो रहा है कि लोग आइडेंटिफाइड हैं, लिस्ट्स बने हुए हैं, मार पिटाई करने के लिए नहीं, क्रिमिनल्स की लिस्ट। मैंने आप सबको बताया था यहाँ पे 5 प्रकार के माफिया चलते हैं। बॉर्डर माफिया, मेडिसिन माफिया, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर माफिया वगैरह वगैरह। आप लोगों को अगर मैं फिर से उसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन आप उसको देख सकते हैं, उस वीडियो को, उसमें काफी तथ्य थे। तो क्या है कि इन सब का लिस्ट बना हुआ था, इनके सरगनों का लिस्ट बना हुआ था। अमूमन जितने भी यहाँ पे ऐसे माफिया चलते थे, उनकी कड़ी या तो सीधा जाके ममता बनर्जी जी पे या फिर अभिषेक बनर्जी जी पे ही जाके रुकती है। तो इन्होंने क्या किया, मैंने कहा था कि टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए हर एक माफिया के लिए अलग। तो शुभेंदु बाबू ने पिछले 1 हफ्ते में टास्क फोर्स नहीं पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाए हैं, बट आर्म्ड विद पावर्स, एक फुल ऑन स्टेट लेवल प्रोब किया जा रहा है। और जहां पे केस बनते हैं उसको सेंट्रल एजेंसीज को या स्टेट एजेंसीज को हैंड ओवर कर दिया गया है। तो यहाँ पे तो वही देखने को मिल रहा है कि ट्रंप साहब का है ना, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं रोज, और वो प्रेस के लोग आके उसको देखते हैं और उसको प्रतिफलित करते हैं मीडिया में। यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत क्वाइटली दिन के हिसाब से दर्जनों ऑर्डर्स साइन किए जा रहे हैं। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ही हैं एक तरह से, लेकिन इसका कोई मतलब क्या बोलते हैं, क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है। एक्चुअल काम हो रहा है ग्राउंड पे, और उसका ही प्रतिफलन है ये जो मैंने 3 सूत्री कार्यक्रम बताया, वो करना। तो बहुत क्लियरली ये नजर आ रहा है कि टीएमसी का जो तंत्र था, एक क्रिमिनलाइज्ड तंत्र, एक परवर्टेड तंत्र, उसको डिसमेंटल, उसका खंड विखंड करने की प्रक्रिया चल रही है।
अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं, और ग्राउंड पे इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है मैं समझा देता हूं। तो मैं 3-4 चीजों को लेकर उनकी कड़ियां आप सबको समझाऊंगा। नंबर 1, आपको मैंने बताया था कि जमाते इस्लामी ममता जी को सपोर्ट नहीं कर रही थी, जमाते इस्लामी उनको चला रही थी। इसका लोग कहते हैं क्यों, जब इन लोगों ने कहा था कि बांग्लादेशी मार्च करेंगे कलकत्ता पे, तो ममता जी ने स्टेटमेंट दिया था, तो हम लोग क्या यहाँ पे ऐसे ही चूड़ियां पहन के बैठे रहेंगे, हमारे पास फौज और पुलिस नहीं है? तो ये सब ऊपर का ही ढकोसला था, ये क्लियर है अब। इससे लोग, कुछ लोग तो मतलब वो शांत, हाँ देखा देखा वो कितनी कितनी महान नेशनलिस्ट हैं, पर रियलिटी ये है कि यही ममता जी ने प्रपोज किया था, जमात ने नहीं, इन्होंने ही प्रपोज किया था, क्यों ना एक राष्ट्र बनाया जाए जिसमें बंगाल और बांग्लादेश इकट्ठा हो, और उसके बाद उसमें आसाम के जो कुछ इलाके हैं, त्रिपुरा है, इसको भी मिला लिया जाए, और उस राष्ट्र में मोहम्मद यूनुस साहब प्रेसिडेंट बन के रहेंगे और ये प्रधानमंत्री बनेंगी। ऐसा एक प्रपोजल था, और ये खबर हमें समाचार यहां से नहीं मिला है, ये बांग्लादेश से आया है। बांग्लादेश के सूत्र इसको बताते हैं। दादा, तो एक तरह से ये वही एजेंडा है जो क्या कहते हैं, आपको शायद घंटी सुनाई दे रही होगी। यहाँ पे एक रीति है, सुबह और शाम आरती होती है, भगवान की आरती उतारी जाती है, तो एक विशिष्ट समय है जब ये होता है, और ये ज्यादातर माँ काली का है। तो माँ काली का जो श्राप था वो चल गया, और इनका जो ये प्रकरण था पूरा कि जमात के साथ मिलके हम यहाँ पे कुछ नया करेंगे, एक नायाब रेवोल्यूशन लाया जाएगा, एक विद्रोह, उसके आसार तो अब नजर आते हुए नजर नहीं आते। जमात का एक और प्लान था जो आईएसआई पाकिस्तान के साथ मिलकर इन्होंने बनाया था। बॉर्डर के कई क्षेत्रों में ये इनके पाकिस्तान से लाए हुए टीम्स और उनके द्वारा ट्रेन टीम्स तैनात थे पिछले 1 साल से, इसीलिए हमारा बॉर्डर हाइपर एक्टिव, हाइपर अलर्ट था, क्योंकि जैसा सबको पता है कि फेंसिंग पूरा नहीं है हर जगह पे। और मैंने ये भी कहा था कि BSF-2 कहीं कहीं जगह पे वो कॉम्प्रोमाइज थी, ठीक है, और उस पे उनका कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं, चारों तरफ इन्हीं के गांव हैं, गांव के एरियाज को ये सारे बांग्लादेशियों ने इन्फिल्ट्रेट करके कब्जा करके रखा था। तो इस स्थिति में, ऐसी अवस्था में, ना तो लोकल पुलिस इन्फिल्ट्रेशन को रोकने में, वो उसी में इन्वॉल्व थे, इनफैक्ट वो स्मगलिंग में और इन्फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व थे, तो रोकने में तो कामयाब कभी नहीं होते। और जो क्या बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, एक हद तक वो स्टेट क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस पे भी डिपेंडेंट है और स्टेट एपरेटस पे भी डिपेंडेंट है, कि अगर इन्फिल्ट्रेट हो भी गया तो उनको पकड़ के फिर वापस धकेलना, तो ये सब कार्य नहीं हो सकता था। अब क्या है कि बांग्लादेश में, सॉरी मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, ये जब इतना माफिया चल रहा था, इतना जमात का सब कुछ चल रहा था, तो हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही थी? गोलगप्पे खा रही थी? हाँ ठीक है, उस पे मैं आऊंगा। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं कर रही थी, ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? ब्यूरोक्रेसी ममता के कब्जे में थी। ब्यूरोक्रेसी क्या, IAS IPS ऑफिसर सारे उन्हीं के लोग थे। एनीवे, मैं क्या कह रहा था, मैं छिन्न भिन्न हो गया आपके इंटरप्शन से, मुझे खत्म करने दें पॉइंट, फिर आप रोकें। सो मैं ये कह रहा था कि जमात ने बांग्लादेश में मास प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है। किसके विरुद्ध? अपने सरकार के विरुद्ध नहीं, भारतवर्ष के विरुद्ध। मोदी हाय हाय लग के नारे लग रहे हैं, फिर यहाँ पे शुभेंदु जी पे भी अब नारे लग रहे हैं, ठीक है। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इनका जो पूरा कार्यक्रम था ना, इन्होंने बहुत बढ़िया स्कीम तैयार किया था। मास इन्फिल्ट्रेशन होगा, उसके आड़ में हम जिहादी सेल्स भेजेंगे। इतना ट्रेनिंग लिया हमारे लड़कों ने, मेहनत करी है, कठोर तपस्या से उन्होंने जिहाद के टेक्निक सीखे हैं, वो लोग आ जाएंगे। वो उनका पूरा कार्यक्रम ठप हो गया है। क्यों हुआ है वो मैं बताता हूं। देखें, सबको पता है कि 360 किलोमीटर के आसपास फेंसिंग नहीं हुआ है, ठीक है। प्लस सुंदरबन का जो इलाका है, मैंने बताया था, जंगल, मार्श और नदियां हैं वहां पे सिर्फ। तो ये सब स्थान है कई विशिष्ट, जहां से लोग यहाँ पे घुसपैठ करते थे। पूरी तरह बंद तो नहीं हुआ है, बट पहले क्या होता था, ये लोग टिपिकली रात के अंधेरे में क्रॉस करते हैं, एंड देयर आर टीम्स ऑफ 30 का ग्रुप बना बना के क्रॉस करते थे। बीच में वो जाके 100 के ग्रुप्स में भी क्रॉस कर रहे थे। नाउ 1 या 2 ही आ पा रहे हैं, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज
बॉर्डर जो है उसको एक्टिव कर दिया गया है, भारी मात्रा में ड्रोन्स मिला है, ठीक है, और ड्रोन से पेट्रोलिंग हो रहा है। सी, आप लोग समझें कोई एक चीज को, अगर आप फेंस भी लगा देते हो, 2 फेंस लाइक डबल फेंसिंग भी कर देते हो, इवन इफ यू इलेक्ट्रिफाइड विच इट इज नॉट, फिर भी आप तो कई जगह पे, आप कई स्थानों पे टनल बना के आ सकते हो, जैसा पंजाब में होता है, राजस्थान में होता है ना। तो ये लोग क्या करते थे, वो टनल भी बन चुके थे, बट दे हैव आल्सो बीन आइडेंटिफाइड एंड दे हैव बीन शट डाउन। जहां से अगर गतिविधि नजर आए, क्या होता है कि बॉर्डर के बीच में एक नो मैंस लैंड का एरिया होता है, ठीक है, इट इज अबाउट 100-200 मीटर्स का होता है, उसमें भी व्यक्ति नजर आए तो अभी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, हवा में फायरिंग हो रहा है और कभी कभी उनपे डायरेक्ट फायरिंग भी हो रहा है, कई ऐसे लोग हताहत हुए हैं जो सारा मीडिया में आया नहीं है। तो इतना एग्रेसिव पेट्रोलिंग विद ड्रोन कवरेज, जिससे कि आप, और वो बाय द वे हीट सिग्नेचर्स पकड़ने के लिए ड्रोन्स पे वो इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये मतलब नॉर्मल ऑर्डिनरी वो वेडिंग शूटिंग वाला ड्रोन्स नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीजों का पेट्रोलिंग हो रहा है भारी मात्रा में, तो इन लोगों को घुसने का स्थान नहीं मिल रहा है। जो ट्रेडिशनल पॉइंट्स था वो सबको पता था, किसी ने एक्शन नहीं लिया था, तो अब एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि शुभेंदु बाबू ने वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स इट इज, उन्होंने पहले तो इलेक्शन कमीशन ने किया था, पर इन्होंने क्या किया, जो ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स है ना, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे कब वो मैजिस्ट्रेट नहीं आता है, कलेक्टर नहीं आते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स काम करते हैं। और फिर पुलिस में जो थाने के OICs ऑफिसर्स इंचार्ज होते हैं, जो CIs होते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग सुपरिंटेंडेंट, सीनियर सुपरिंटेंडेंट रेंज के DIG, उनकी बात नहीं हो रही है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है एक तरह से। ये जो ऑफिसर्स है ना, इनका भी इन्होंने काफी चेंजेस किया है। देखिए ऐसा है, मैंने बताया था कि पूरा पुलिस महकमा जो है उसमें TMC के खुद के काडर घुसे हुए हैं, जो या तो इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं या डायरेक्टली एक्शन होने से रोकते हैं, काउंटर एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनलिटी होने से रोकते हैं, ठीक है। उस चीज को समाप्त करने के लिए ये एक्शंस लिए गए हैं। तो इससे क्या है, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे जो स्टेट का पावर है, एंड स्टेट्स मोनोपोली ओवर वायलेंस, यानी कि राज्य का आधिपत्य हिंसा के ऊपर, यानी कोई लोकल गुंडा कुछ नहीं कर पाएगा, राज्य ही डिसाइड करेगी, ठीक है, और राज्य ही सबसे बड़ा गुंडा बनेगी, वो चीज एस्टैब्लिश करने की प्रक्रिया जो है उसको प्रखर कर दिया गया है। तो इसके चलते वो जमाती वो पागल हो गए हैं, भड़क गए हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे प्रोटेस्ट, आप उनका ऑडेसिटी देखें, प्रोटेस्ट क्या हो रहा है कि हमें इंडिया में घुसपैठ नहीं करने दिया जा रहा है, ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहाँ पे आओगे आप बॉर्डर तोड़ के, ये क्या है। तो पर ये गुस्सा जो है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे ही नहीं, यहाँ पे सारे जो हमारे देश के लोग हैं, नागरिक हैं, सबको, चाहे वो त्रिपुरा में हो, असम में हो, मेघालय में हो, पश्चिम बंगाल में हो, हमें बहुत मजा आ रहा है ये देख के कि ये लोग प्रोटेस्ट इस बात का कर रहे हैं कि हमको घुसपैठ नहीं करने दिया जा रहा है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार छीन लिया गया है। ये एक अभूतपूर्व चीज है। अच्छा, कुछ चीजों पे और आते थे, यानी कि बॉर्डर माफिया जो है वो एक हद तक उसकी नकेल कस दी गई है बड़े अच्छी तरह से, और ये और कसी जाएगी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमें अपने राष्ट्र का सार्वभौमता, सॉवरेनिटी को कायम रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा वीक लिंक था इसमें, हाँ, और इसी के चलते ये वेस्ट बंगाल बन चुकी थी। तो वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल और फिर वंग, वो बनने की दिशा में बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरा जो मेडिसिन माफिया है, उस पे भी उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए हैं। जो स्कीम्स हैं, सरकारी स्कीम जैसे आयुष्मान, और ये स्वास्थ्य साथी को हटाया जा रहा है, आयुष्मान को लगाया जा रहा है। आयुष्मान इज अबाउट 5 times मोर इफेक्टिव। एक ही चीज अच्छा कहूंगा कि स्वास्थ्य साथी कार्ड सबको बांटे गए थे, तो अब ये प्रक्रिया ये करनी पड़ेगी कि वो उन कार्ड्स को बदल के राष्ट्रीय स्कीम में लाया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय स्कीम का कवरेज ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, और वो क्या बोलते हैं, उसका स्पीड ऑफ डिसबर्सल भी अच्छा है, ताकि वो जो हॉस्पिटल्स हैं उनका तो खर्चा होता है ना ट्रीटमेंट देने के लिए, लेकिन यहाँ पे स्टेट में 6-6 महीने, 1-1 साल, 1.5 साल पैसा अटका पड़ा रहता था। मुझे डायरेक्टली पता है, बिकॉज आई ऑल्सो इन्वेस्ट, समटाइम्स आई लुक एट इन्वेस्टिंग इन हॉस्पिटल्स। तो वहां पे जो हॉस्पिटल के लोग थे वो रोके बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, कि हमें तो पैसे ही नहीं मिलते, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि ये स्टिपुलेशन है, 25% तो हमें देना ही पड़ेगा लोगों को चिकित्सा, और कोई स्वास्थ्य साथी कार्ड लेके आए तो वो कंपलसरी है।
लेकिन वो लोगों को भेज देते थे, लेकिन चिकित्सा नहीं होती थी। एक चीज और है, उसमें देखा गया था कि सब बुर्के में और टोपी लगा के आ रहे थे और ज्यादातर वो भारतीय नागरिक भी नहीं थे। ऐसे नहीं कि यहाँ के मुसलमानों को बेनिफिट मिल रहा था। इनकी संख्या 60% थी स्टेट सप्लाइड हेल्थ केयर पे, 60% डिपेंडेंस। बांग्लादेश में लोग हंस हंस के कहते हैं कि हम लोग अगर ना जाएं हमारा जन्मसिद्ध अधिकार लेके, तो फिर भारतवर्ष में हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड स्टेट हॉस्पिटल्स में यही लोग दिखते थे। ठीक है, पता नहीं ये लोग बहुत ही बीमार रहते हैं, क्या प्रॉब्लम, क्या तकलीफ है। अब क्या है, इन्होंने हिदायत दे दी है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैव बीन पास्ड। हम लोग ऑब्जर्व करेंगे नागरिक की हैसियत से कि वो कितना पारित होता है, कि कितना लागू होता है, कि आप पहले तो चेक करें, यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई कि किसको बेनिफिट मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर प्राइवेटली कोई चिकित्सा करा रहा है ठीक है, लेकिन उसके पास वैलिड कागज होने चाहिए भारतवर्ष में आने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए। तो ये सारी जो चीजें है ना, उससे जो टोटल लोड है, जो प्रेशर है, आप लोग एक चीज की कल्पना करें जो बाहर लोगों को पता नहीं है। अगर आपका एक हेल्थ केयर सिस्टम है, चाहे वो CGHMO हो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, या स्टेट HMOs हो, लेकिन उसका 60% विदेश के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कानूनी तौर से और गैर कानूनी दोनों, तो फिर आपके लोगों को क्या मिलेगा? आपके लोगों के पास क्या रह जाएगा? व्यवस्था नहीं रहेगा ना। तो उस चीज पे रोक लगाने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए हैं, एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। आप लोग सोचिए, एक हफ्ते के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पे हर हॉस्पिटल का क्या आ रहा है, कौन जा रहा है, उसका वो मॉनिटरिंग हो रहा है कि कौन से पेशेंट्स आ रहे हैं, वो किस स्कीम में आ रहे हैं, कैसे पे किया जा रहा है उसका। दिस इज अकाउंटेबिलिटी, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके चलते आप एक सिस्टम को फिर से सुधार सकते हो। एक तो है आप लॉक पे लॉक पारित करते रहो, उससे कुछ नहीं होता है। आपको ये एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, तो वो मॉनिटरिंग होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, सो ये एक बहुत अच्छा चेंज है। अब माफिया राज जो है मेडिसिन का, वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, बहुत पैसे उनके पास, काफी गुंडे पाल रखे हैं, जिनमें से कुछ डॉक्टर बन के पढ़ाई करते हैं और हमारी बच्चियों का रेप और मर्डर करते हैं, जैसे आरजी कर में हुआ। तो मैं एक और खुशखबरी दे दूं इसमें, इस संदर्भ में, कि आरजी कर का जो ये भयानक कांड था, जिसके पीछे ये माफिया का एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी, एक चक्रांत था, उसके लिए भी एक सिटिंग प्रोब बनाया गया है। एंड ये वो प्रोब नहीं है कि एक फाइल बना दे, प्रोब के कुछ एजेंडा उसमें सेट किया गया है कि आप लोग देखें कि नंबर 1 कौन से अफसर, सरकारी अफसर पुलिस में और महकमे में और हॉस्पिटल में इन्वॉल्व थे इन मैलफिजेंस, रॉन्ग डूइंग, नंबर 1। नंबर 2, इस केस में डायरेक्टली कौन कौन लिंक थे। ये उनका दोहरा एजेंडा है। तो अब तो फैक्ट सामने आएंगे और उनको बता दिया कि आपके पास केवल 45 डेज है सब कुछ अनर्थ करके अपना रिपोर्ट देने। तो ये वो एक्शन नहीं है कि सालों साल एक बढ़िया सा कुछ चलता रहे और कोई रिटायर्ड IAS या IPS ऑफिसर या जज को उसमें बिठा दो, वो अपनी अलग से तनख्वाह ड्रॉ करता रहे उसमें। वो चीज नहीं करी गई है। दूसरा, CBI को फिर से ये केस जो है हैंड ओवर कर दिया गया टू रीओपन इट एंड री एग्जामिन कौन कॉन्स्पिरेटर्स थे, कौन एक्चुअली इन्वॉल्व थे, किस लेवल तक थे। ठीक है, दिस वाज नॉट अलाउड द प्रीवियस टाइम। और आप सबको पता है एविडेंस को नष्ट किया गया था, 10,000 की भीड़ पता नहीं कहां से आ गई, प्रोटेस्ट के नाम पे जाके उन्होंने तहस नहस कर दिया पूरा एरिया। ठीक है, और ममता जी खुद जो हैं वो हेल्थ केयर मिनिस्टर थी, हेल्थ मिनिस्टर वही थी। और अभिषेक बैनर्जी जो था वो भी इसमें, वो ऊपर से दिखा रहे थे मैं खुद प्रोटेस्ट कर रहा हूं अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट। सोचिए, वही वाली बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और फिर पीछे से यही लोग उसके आड़ में सब कुछ दबा रहे थे। वो चीज अब समाप्त है। ठीक है। और जो रत्ना जी हैं, जो MLA बनी अभी, विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ जी, उन्होंने एक अलग से प्रोब फाइल करवाया है, सॉरी FIR फाइल करवाया है कि आप लोग देखें कि इसके पीछे किसका हाथ था। वो बात सामने नहीं आई है और जितने भी एक्चुअली इन्वॉल्व थे वो भी सामने नहीं आए। तो एक अलग से उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल किया है। तो इन सब तीनों चीजों से
फिर से एक फोकस सर्चलाइट इस पे आके गिरा है। एंड यस्टरडे जो 3 आईपीएस ऑफिसर्स थे, कमिश्नर ऑफ पुलिस विनीत गोयल और 2 आईपीएस जो डीसीपी नॉर्थ और डीसीपी सेंट्रल थे, आरजी कर नॉर्थ में आता है, नॉर्थ और सेंट्रल के बीच वाले जोन में आता है। ओके, उसका भी मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत दिनों तक उन्होंने एफआईआर ही फाइल नहीं किया था, ये बोल के कि किसका जुरिस्डिक्शन हमें पता ही नहीं लग रहा है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन जुरिस्डिक्शन डजंट मैटर, आप जाके टिम्बकटू में फाइल कर सकते हो। तो ये इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। एंड दिस सस्पेंशन इज विद अ ब्लैक मार्क। तो ये डेफिनेटली इनके करियर पे भी बहुत अच्छा इसका असर पड़ेगा, जो असर हम देखना चाह रहे थे। तो ऐसा है कि ये सारे एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं कि भैया ऐसा है कि आप लोग पुलिस के महकमे में काम करते हैं, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, अब वो तंत्र नहीं है कि आप जो है एक क्रिमिनल नेक्सस को डिफेंड करने की आवश्यकता है, या फिर आपके जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। आप अपना कार्य ठीक से करें, नहीं तो आपका भी यही हशर होगा। तो ये एग्जाम्पल सेट किया गया है। तो ये तब्दीली जो है उसमें क्या है, अब मैं लोगों को समझाना स्टार्ट करता हूं कि इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति पर ही नहीं, इसके कानून व्यवस्था पे बहुत अच्छा असर होएगा। हाँ, एक चीज मैं कहना भूल गया, पश्चिम बंगाल एक वो इकलौता शायद राज्य था भारतवर्ष में जहां पे सिविल एक्शन बहुत स्ट्रांग था। सिविल एक्शन का क्या मतलब है, लोग बहुत जागरूक थे, सबको पता है, हम बंगाली बहुत पढ़े लिखे होते हैं, सब पता होता है, कुछ ज्यादा ही पता होता है। हाँ, तो ये विज्ञ लोग थे पहले, वो ये था कि अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, सबसे पहले पाड़ा का जो जेठू है यानी कि ताऊ, वो आके बोलेगा कि ये गलत हो रहा है। फिर उसके इर्द गिर्द जो पाड़ा के दादा हैं, पाड़ा मतलब लोकेलिटी, पाड़ा के दादा हैं, वो इकट्ठा हो जाएंगे, फिर लोग इकट्ठा हो जाएंगे और फिर जाके एक्शन लिया जाएगा। एक्शन 2 तरह का, अगर किसी ने गलत काम किया है किसी बेटी के साथ, या फिर कोई चोरी चकारी कर रहा है, जैसे राशन शॉप हो गया, सबसे पहले उनको मिलता था जो होना नहीं चाहिए, पहले उनको समझाया जाता था, नहीं समझते थे या फिर अपना गुंडे ही दिखाते थे तो उनकी फिर पिटाई होती, जिसको हम यहाँ पे गौनोधोलाई बोलते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि गौनोधोलाई नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को रोका जा रहा है। जो सारा ये तोलाबाजी का कल्चर था, तोलाबाजी का कल्चर 2 रूप में था। एक था कि आपको कहीं पे एडमिशन लेना है या अस्पताल में घुसना है या कुछ भी करना है तो आपको एक टैक्स देना पड़ता था पार्टी को, ठीक है। वो लोग बाकायदा जीपे और उसका वो उनके पास क्या बोलते हैं उसको, दैट्स क्विकली हाँ, क्यूआर कोड, उनके पास वो क्यूआर कोड के से वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे, ठीक है। ये पैसा कहां जा रहा है आप देखोगे, एसआर दास ग्रोसर्स। तो एसआर दास ग्रोसर्स सरकार के लिए कैसे पैसा लेता है, तो ऑब्वियसली स्टेट जो टीएमसी के ऑफिस में वहीं पे जा रहा था। तो टीएमसी ने जो तंत्र बनाया था ना, वो ऐसे था कि अगर आप टीएमसी के सपोर्टर हो तो आप उसके लाभार्थी कैसे होगे। अगर किसी स्कीम से आप कुछ नहीं कर सकते, या गुंडई से आपको इनफ नहीं मिल रहा है, या गुंडई आप करना नहीं चाहते हो, तो आप ये इसको ज्वाइन कर लो। ये जो एक सेकेंडरी पैरेलल सिस्टम इन्होंने बनाया था ऑफ कलेक्टिंग सेस एंड टैक्सेस। आप एक सड़क से जा रहे हो 2 किलोमीटर, वहां पे एक बीच में एक बंबू लगा के बैरियर बना के वहां पे कलेक्शन हो रहा है, 20 रुपया दो, साइकिलिस्ट हो 20 रुपया दो, साइकिलिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट, आप ट्रक लेके आ रहे हो 100 रुपया दो, आप गाड़ी चला रहे हो 50 रुपया दो। ये था एक लेवल की सबसे वाइड स्प्रेड तोलाबाजी था, एंड लोग इससे एकदम फिडअप हो गए थे। आप कहीं भी आने जाने में आपका खर्चा, मान लीजिए आप 200 रुपए का पेट्रोल फूंकते हो, लेकिन आपको 100 रुपए और देना पड़ेगा। अगर ये हर रोज के बेसिस पे कर रहे हो 300 रुपए, यानी आप महीने का कितना दे रहे हो, अगर आप एक रेगुलर यातायात करने वाले हो 9,000 रुपए। कैन यू इमेजिन, क्या ये लोग अफोर्ड कर सकते थे? और ये सारा पैसा इकट्ठा होके ऑल द वे अप टू द टॉप, यानी ये अभिषेक बैनर्जी, ममता बैनर्जी के बाकी जो रिश्तेदार हैं इन सब पे वहां तक जाता था, और डिफरेंट लेवल्स पे भी कलेक्ट किया जाता था। एक लॉट पुलिस को मिलता था, तो इसलिए पुलिस भी अपनी आंखें फेर लेती थी, कुछ कहती नहीं, हाँ करो ना, टोल है। तो ये जो है अब क्या हो रहा है, उसको बंद कर दिया लोगों ने, लोग दे ही नहीं रहे हैं, और देने जाते, ये मांगने भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि सबने बंद कर दिया, तो उल्टा वो उनका वीडियो बना बना के इमीडिएट वायरल कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि ये जो मास अवेयरनेस और ये जनता का जो खुद ये एक्शन लेना, अन्याय के विरुद्ध बोलना, ठीक है, ये चालू हो गया है। और यही वो सोशल चेंज है। आप हर चीज को तो सरकार से नहीं हो सकता है ना, एक सोशल चेंज भी होना चाहिए।
ठीक है, कातिया को रोकने के लिए अगर बस्ती के लोग खड़े हो गए सब, तो फिर काशी की आवश्यकता नहीं होगी ना। वो चेंज मुझे नजर होता दिखाई दे रहा है, और अगर ये पकड़ ले और ये चलता रहे तो फिर एक बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। क्योंकि आपको क्या करना है, जो नई सरकार आती है चुनकर, उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट का मोनोपोली बनाना और वायलेंस के ऊपर काबिज होना। लेकिन जनता का काम है प्रोटेस्ट करना, जनता का काम है जो गलत हो रहा है उसके विरुद्ध खड़े हो जाना इकट्ठे। वो चीज हो रही है यहाँ पे, और ये जो चीज है नहीं अभूतपूर्व है, ये भारतवर्ष में और कहीं पे ऐसा नहीं हुआ। ये ऑलमोस्ट एक क्रांति की तरह ही है। आप लोग सोचते हैं जो पुराना कल्चर था, बंगाल हमेशा अन्याय के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया है बंगाल ने, ठीक है, और वो वायलेंट तरीके से, नॉन वायलेंट दोनों किया है, ठीक है। तो वो चीज वापस आ रही है, और इसी से जो है फिर से एक सांस्कृतिक रिवाइवल होगा। जो मंदिर खोले जा रहे हैं उससे हमारी जो खुद की सत्ता है, खुद का जो मानस है, उसको पहचानने में लोगों को आसानी होगी, ठीक है। जो आप बॉर्डर पे ये जो घुसपैठ हो रहा था, जिससे डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, उसको रोक रहे हो, तो स्टेट के लोग फिर से अपना लाभ उठा पाएंगे। जितने भी स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स, जो ये लोग आके बाहर से लूट कर चले जा रहे थे, तो अब हमें स्टेट के लोगों को मिलेगा, उससे इनका इनकम भी बढ़ेगा, उनके निजी व्यवस्था में, यानी कि उनके हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, हर चीज में उसका अच्छा असर दिखेगा। तभी तो एक जाति फिर से उठ सकती है। फिर तीसरा जो चीज है वो तभी हो सकता है, तीसरा चीज है आर्थिक उन्नयन। वो तभी हो सकता है जब आप लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करो, और जो लोगों का खोया हुआ अधिकार था, वो अधिकार बोध फिर से जागे। तो अधिकार बोध जो है, एक होता है शत्रु बोध, जो शत्रु बोध के होने से कुछ नहीं होता है। आपको ये भी लगना चाहिए कि हाँ, मैं अपना अधिकार मैं ले सकता हूं, और मेरे में वो कॉन्फिडेंस है, वो आत्मविश्वास है। तो वो चेंज जो है मेरे ख्याल से एक ही हफ्ते में शुभेंदु सरकार लाने में वो कामयाब रही है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है पश्चिम बंगाल में जो नजर आ रहा है। अग्निमित्रा पॉल ने एक व्हाट्सएप भी तो लॉन्च कर दिया है कि जहां पे भी ये जो आपने टोलाबाजी का किया है, गार्बेज दिख रहा है या फिर आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो यू कैन ऑल सेंड ऑल ऑफ दैट टू दैट व्हाट्सएप सो दैट दे कैन टेक एक्शन। यस, मैं आपको बता दूं कि जितने भी एमएलए हैं ना, 207 एमएलए, सब एक्चुअली डायरेक्टली एक सेल बना के, उन्होंने सबने अपना अपना एक सेल बनाया है, उन्होंने अपने संपर्क नंबर भी स्थापित किए हैं, वो डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं। और कहीं से भी कंप्लेंट आ रहा है, ये लोग खुद जा रहे हैं। ये लोग सिर्फ विधानसभा में बैठे नहीं हुए हैं महाकरण में, ये लोग जमीन पे उतर के काम कर रहे हैं। क्योंकि देखें, ये इस बार जो टिकटें बांटी गई थी ना, कई लोग तो कुछ ऐसे हैं जो एकदम जमीन से आते हैं, उनकी जमीन की मिट्टी की खुशबू आएगी, उनके पास से निकलोगे, वो शैनेल और गुची नहीं है, ओके, ये भद्र लोग नहीं है, ये लोग जमीन से निकले हुए लोग हैं। तो ये समझते हैं वो दर्द, ये खुद भी भुगत चुके हैं। तो इसलिए इस वक्त तक, अभी तक, हो सकता है पावर तो हर चीज को करप्ट कर ही देती है, लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है कि वाकई में जेन्युइनली, ऑनेस्टली इस चीज को रोकने की कोशिश करेंगे। एक चीज राजनीतिज्ञ भी समझ गए, इस बार का जो ये वोट था, सबसे सर्वप्रथम था लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा। उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं था पश्चिम बंगाल में। एंड लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड टू दिस इन्फिल्ट्रेशन बाय बांग्लादेशीज, ओके। तो वही जो चीज है, उसको समाप्त अगर नहीं करती है तो अगली बार ये सरकार रहेगी नहीं। तो इसीलिए ये जेन्युइनली काम कर रहे हैं इस पे, सब समझ गए हैं इस बात को, और यही वो लहर है जिसकी आवश्यकता थी। कई वीडियोस आई दादा, एक वीडियो तो जो मैंने 2-3 बार जिक्र किया कि अगर आपका रेप हो जाता है तो 10 लाख मिल जाता है, और खुद रत्ना देवनाथ जी ने कहा कि मुझे 10 लाख का ऑफर दिया था ममता बनर्जी ने। मैंने कहा कि मैं आपको 20 लाख देती हूँ, मेरी बेटी लौटा दो अगर हो सके तो, राइट। बट नॉट दैट, ये जो स्कीम्स के थ्रू पैसे देते ना महिलाओं को, तो ये 1500 देते थे, बीजेपी ने 3000। कितनी ऐसे वीडियोस आए, इट्स फुल ऑफ ऑन द सोशल मीडिया, जहां कह रहे हमें नहीं चाहिए वो 1500, हमें नहीं चाहिए वो 3000 भी, हमें चाहिए हमारी बेटी जब सुबह जाए और शाम को सुरक्षित घर आए, हमें ऐसा। सबसे बड़ा इशू वो है। देखें, अगर एक स्टेट क्रिमिनलाइज्ड हो जाता है तो सिर्फ आर्थिक उन्नयन नहीं रुक जाता, क्योंकि आप ये तरह तरह के टैक्स वसूलोगे ना, हफ्ताबाजी करोगे। दूसरा चीज है कि आप घर से निकलोगे किस सुरक्षा से, आपकी बेटी पढ़ने जाएगी किस सुरक्षा से। बेटी छोड़ो, बेटे, उसका मुझे स्टेयर अच्छा नहीं लग रहा है, ले आ उसको मार। एक आदमी है सोहम चक्रवर्ती, एक्टर है, और टीएमसी का बहुत बड़ा दादा भी होता था।
एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, कुछ साल पहले की बात है। वो कहीं किसी रेस्टोरेंट में गया था, ये राजारहाट न्यू टाउन एरिया में, जो थोड़ा सा एक नया एरिया है कलकत्ते का, पॉश एरिया है सो कॉल्ड। वहां पे वो रेस्टोरेंट के मालिक को, जो एक सुकड़ा सा दुबला सा एक वरिष्ठ उम्र के, मतलब वो होंगे बुजुर्ग, 60-65 साल के होंगे, और ये जो है वे प्रोटीन खा के, टेस्टोस्टेरोन अश्वगंधा वगैरह लेके, एक फूला हुआ ऐसा कुप्पा टाइप का आदमी है, ठीक है, एक्टर है ना, वो पकड़ के उनको मार रहे हैं ऐसे, जैसे वो फिल्मों में नहीं दिखाते हैं, कूट रहे हैं। कुछ चीज पे उनका वो अनमन हो गया था। ऐसे होता है क्या? कोई नेता या अभिनेता ये काम करते हैं क्या? कुछ नहीं हुआ उसका, अभी केस खोला जा रहा है फिर से। दादा एक चीज भुगतो। और हुई है, ये जो आप बता रहे हो उसी संदर्भ में टीएमसी रूल, जितने भी कॉलेजेस है सारे ही थे टीएमसी रूल, और इनकी टीएमसी यूनियन। टीएमसी टीएमसी हर कॉलेज में उन्हीं का यूनियन चलता था, हर कॉलेज में उन्हीं का टीचर्स यूनियन भी चलता था। वो समाप्त वहां कर पे दिया गया, एक हफ्ते में समाप्त हो गया। वहां पे कॉन्डोम्स के कॉन्डोम्स एंड फिल्थ, गार्बेज, पॉन्स, पता नहीं किस किस टाइप की मैगजीन्स, क्योंकि अब ये कॉलेजेस में भी सफाई शुरू हो गई ना, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में भी। आई मीन यू कांट इवन इमेजिन कि वेस्ट बंगाल के लोग किस माहौल में रह रहे थे। मुझे तो सोच के घबराहट, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग अप द टॉपिक्स एंड आई वेंट इनटू द डिटेल, इट वाज लाइक नदी समटाइम्स में इट्स पानी जो है ना, वेरी। नदी में पानी जो है वो दूसरे नदियों से आता है ना, वो हम ज्योग्राफी में पढ़ते थे, ट्रिब्यूटरीज, उससे बड़ा नदी बनता है, फिर बड़ा नदी जाके और बड़े नदी में मिलती है, फिर वो सागर में जाती है, ठीक है। लेकिन वो जो छोटी नदियां होती है ना, वो नाले बन जाते हैं अगर आप उसको उसमें कचरा भरते भरते रहो। फिर वो आपके स्टेट में बहेगा क्या? नाला ही बहेगा ना अल्टीमेटली, अगर नालियां बना के रखोगे। तो ये जो सिस्टम है, अगर चारों तरफ मैल गवर्नेंस, अपसंस्कार, अपसरकार चल रही है, तो वो वहां पे आपको सिर्फ कीचड़ और गंद ही मिलेगा। इसीलिए आप, मैंने बताया था उस दिन प्राइमरी स्कूल्स के बारे में, प्राइमरी स्कूल्स ऐसे 1000 से ऊपर हैं जो पेपर पे हैं, लेकिन वहां पे कोई क्लास नहीं होता है, सिर्फ दीवारें हैं, और अंदर जाओगे आपको सिरिंज मिलेंगे, कॉन्डोम्स मिलेंगे, दारू की बोतलें मिलेंगी। ये थी, बन चुकी थी शिक्षा शिक्षा व्यवस्था। तो हर लेवल पे अगर एक क्रिमिनलाइज स्टेट है जिसके लाभार्थी लाखों में हैं, समझ रहे हैं ना आप बात को, हर तरह से उनको लाभ दिया जा रहा था बट गलत तरीके से, तो वो लोग तो ऑब्वियसली वो लोग बहुत फेवर करेंगे, और उनके चारों तरफ जो 1-2 करोड़ लोग हैं जो इनडायरेक्ट लाभार्थी हैं, वो भी उसके फेवर में जाएंगे। लेकिन जो 8 करोड़ लोग थे वो तो त्रासिक थे ना। बाय द वे, एक चीज नजर आया है, कई मुस्लिम मौलवी और जो आईएसएफ का ये है लीडर है नौशाद सिद्दीकी, उन लोगों ने ये कहना चालू कर दिया है कि ये बंगाल बांग्ला जो है हमारे लोगों के लिए है, ये बाहर के लोगों को हमें रोकना पड़ेगा। और वो खुद कह रहे हैं कि मैं सराहना करता हूं कि आप ये कदम ले रहे हैं, आप इसको स्ट्रिक्टली लें, और अगर मदद चाहिए तो हमसे पूछें, हमारे पास भी लिस्ट है। आईएसएफ इज कोऑपरेटिंग। अब कुछ लोग कहेंगे जो थोड़े उस किस्म के हैं, कट्टर किस्म के, कि ये तकैया है, हो सकता है तकैया है, पर हर चीज को आप उस नजर से ना देखें। इस वक्त एंड ऑफ द डे हैं तो पॉलिटिशियन, उनको कांटे से सबको काटा। पता है कि टोस्ट पे बटर किस साइड पे लगता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति जो है अब ये नए तंत्र में जो ये बदलाव आ रहा है उसी दिशा में भाग रहा है। कल शुभेंदु अधिकारी जी ने महाकरण में पीठ थपथपा, सॉरी टेबल थपथपा कर तालियां बजाई नौशाद साहब के स्पीच पे। क्यों किया? बिकॉज ही स्पोक फॉर बंगाल, ही स्पोक इन फेवर ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जॉब्स फॉर लोकल पीपल, लोकली, बैंगलोर में नहीं, यहाँ पे। कोई यहाँ से वहां पे मेड बन के क्यों जाए, जबकि यहाँ पे वो फुलकारी कर सकती है या कुछ कर सकती है। तो ये जो चीज है ना, ये जब मानस में ये कॉन्शियसनेस जाग जाता है, वही मैं कह रहा हूं, एक आत्मबोध, उससे आपका तब्दीली तभी आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो आते रहेंगे, हो सकता है संजीव सान्याल जी यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर बने, हो सकता है और भी तब्दीलियां आए। अब सुनने में आया कि नंदीग्राम का सीट तो शुभेंदु जी ने वेकेट कर दिया है, तो कोई खड़ा होगा, हो सकता है संजीव सान्याल जी खड़े हों, और उसके बाद उनको यहाँ पे अर्थ मंत्री बना दिया जाए, मे बी एज अ स्टेपिंग स्टोन टू फ्यूचर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। एंड कोई अर्थशास्त्री, एक जेन्युइन अर्थशास्त्री आके अगर काम करे, जिसको इतिहास का
वास्तव इतिहास का ज्ञान हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं हमेशा यही कहूंगा कि पहला चेंज जो है वो ग्राउंड लेवल पे होता है, लॉ एंड ऑर्डर का होता है और आत्मबोध का होता है। अगर जनता जागरूक है और सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, उसके बाद कितना भी डेवलपमेंट का कोई लिमिट तो है नहीं ना, आप कुछ भी कर सकते। राइट। और वही सब चीज जो है उसका बिगिनिंग तो बहुत साफ है। जी। माँ काली का श्राप लग चुका है ममता को, सीक्रेट कंट्रोल रूम्स बनाए जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये और आपकी जाति है, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो। देखिए, एक इतनी इतनी प्रतिभाशाली, इतनी क्या बोलते हैं बुद्धिमान और इतनी ही बहुमेधा वाली आपको कहाँ मिलेगा? आप उसका दमन कर रही हैं। ये तो एक सांस्कृतिक अत्याचार हो गया ना। देखो, पेंटर भी बन गई, सिंगर भी बन गई, फुटबॉलर भी बन गई, हर तरह की नायक, शिल्पी हैं वो। अब लॉयर भी बन चुकी हैं। चलिए देखते हैं वो आगे लॉयर तो कैसा है। थी, लेकिन क्या है कि जब आप कोई पब्लिक पद लेते हो, हाँ, सार्वजनिक पद लेते हो, तो वो होता है कि आपको सरेंडर हो, सस्पेंशन में रहता है आपका जो बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, और उसके बाद उसको रिन्यू करके ही आप वापस आ सकते हो। रिन्यूअल में 2 से 3 महीना लगता है। तो ये मुख्यमंत्री से सडनली साधारण व्यक्ति बन गई और फिर कहा मैं लॉयर हूं, चोगा पहन के पहुंच गई, लेकिन उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन है वो भूल गई कि एक रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो बार काउंसिल ने अब प्रोब चालू कर दिया है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रही हैं। आपके पास तो अधिकार है ही नहीं। बाय द वे, एक लॉयर एक कोई व्यवसाय नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, अ लॉयर इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। वो हमारे सॉवरेन सिस्टम का एक अंग है। एनी लॉयर, चाहे वो डिफेंडर हो या प्रोसिक्यूटर हो, किसी भी टाइप का लॉयर, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, इफ यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। इफ यू डोंट, यू गो टू जेल। राइट। तो ये मतलब लॉयर कैसी हैं पता नहीं, उनको ये बेसिक बात नहीं पता थी। जी, थैंक यू सो मच। उनकी एक डिग्री तो फर्जी निकली हुई है, और देखते हैं अभी और कितनी फर्जी निकलेगी। ये लोग बहुत मांगते थे कुछ ना, फर्जी है मैडम, ऐसा क्या बताएं अब। बहुत ही कुछ पर फर्जी ये है। जी, फर्जी शब्द आता है फर्ज से, यानी कि ये हमारा ड्यूटी है, तो वो ड्यूटी कर रही थी ना, फर्ज से ही तो फर्जी आया है। जी। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय हिंद।